नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले और उसकी जांच की। इस जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को दी गई थी और उस वक्त एनआईए को हेड कर रहे थे वाईसी मोदी। मोदी जी आज हमारे साथ हैं उस जांच के बारे में बात करने के लिए और उस जांच से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी बात करने के लिए। मोदी जी, आपका रायसीना रिपोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3:15 बजे ये हमला हुआ जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। सरकार ने आपको कब बताया कि ये जांच जो है वो एनआईए को दी जा रही है? देखिए, कोई भी बड़ा इस तरह का आतंकवादी हमला देश में होता है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन उस एजेंसी उसी समय पिक्चर में आ जाती है। हम लोगों का ये मैंडेट है कि देश में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे या ना करे, उसको इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए या ना सौंपी जाए, उसके बावजूद एनआईए का प्रयास ये रहता है कि उस घटना के बारे में हम सारी जानकारी तुरंत से प्राप्त करें और जितना भी एविडेंस ओपन सोर्स से कलेक्ट किया जा सकता है या दूसरे माध्यम से कलेक्ट किया जा सकता है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग उसको कोलेट करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन एनआईए को मिलती है, सरकार सौंपती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम चली जाती है और उस सूचना का इस्तेमाल करती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हमें नहीं मिलती तो हम जो भी एजेंसी, लोकल पुलिस अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोकल सीआईडी कर रही है, जो भी कर रहा होता है उसको हम सूचना प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं। तो क्योंकि एनआईए देश की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो ये हमारा रोल रहता है। जहां तक पुलवामा की घटना का सवाल है, हम लोगों को तुरंत ही इस बात का आदेश मिल गया था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी और एनआईए ने अपनी टीम को मोबिलाइज करके हमने तुरंत ही उस टीम को अगले दिन भेज दिया था। और उसके साथ साथ उसके 2 दिन बाद मैं स्वयं गया था और हम लोगों ने सारे स्पॉट पर जाकर सारे एविडेंस जो स्पॉट से मिल सकता है उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया, उसको कलेक्ट किया और लोकल पुलिस के साथ सहयोग किया। क्योंकि आप जानते हैं ये इतना बड़ा मामला था और एनआईए की टीम प्रोफेशनली बहुत साउंड है। हम लोग एक तरह से आम भाषा में जिसको कहते हैं क्रैक टीम है हमारी, लेकिन क्योंकि इतने लोगों को इंटेरोगेट करना होता है और बहुत दूर दूर तक एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, तो इसलिए लोकल पुलिस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इस केस में भी हम लोगों ने वहां पहुंचकर, हमारी टीम ने, क्योंकि हमारी एक कंप्लीमेंट श्रीनगर में भी रहता है, जम्मू में हमारा ऑफिस है, तो नॉर्मली ऐसे मामलों में तुरंत टीम वहां से चली जाती है। और फिर हम लोग साथ ही साथ दिल्ली से भी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पास फोरेंसिक के आदमी हैं, जो हमारे पास साइबर के एक्सपर्ट हैं, उन सबको हम लोग वहां भेजते हैं। तो इस मामले में देखिए, ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड केस था। जब हमारी टीम वहां पहुंची या इनफैक्ट जब मैं भी गया तो किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा जो दुस्साहसी काम है वो किसने किया है। ऑफ कोर्स जैश ने ये क्लेम कर लिया था कि अटैक उनके लोगों ने किया है, लेकिन हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम अपने एविडेंस के बेस पर ही हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, ना कि क्लेम किसने क्लेम किया है। सर, और उसी समय माफ कीजिएगा सर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक बड़ी अहम बात आपने कही जो कि क्राइम सीन जो है इस मामले में बहुत बड़ा था। ये आत्मघाती हमला था और इसका क्राइम सीन, क्योंकि उसमें आपको उस क्राइम सीन को इतना दूर तक फैला हुआ था, वहां से सारी एविडेंस इकट्ठा करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। कितनी दूर दूर तक आपको वहां पे एविडेंस मिला उस क्राइम सीन से? देखिए, इस बड़ा, क्योंकि वो घटना का जो स्थल था वो इस तरह से था, तो ऊंचाई पर था और वहां से
जहां तक मुझे याद पड़ता है 500-700 मीटर तक टुकड़े बिखरे हुए थे, जो गाड़ी के पार्ट्स थे या बॉडी पार्ट्स भी थे। तो 700-800 मीटर तक नीचे गाड़ी के पार्ट्स हम लोगों को मिले थे। और इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि जब वो पार्ट्स मिल कि किसी को भी ये फैसला करना कठिन था कि जिस गाड़ी ने हिट किया वो कौन सी गाड़ी थी। और इस काम के लिए हमारी टीम ने लोकल मैकेनिक्स को बुलवाया और लोकल मैकेनिक्स से बात की, तो ज्यादातर का ये व्यू था कि ये गाड़ी कोई मारुति गाड़ी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मारुति का भी कौन सा मॉडल है। तो इस बात का जब ये फैसला ऑलमोस्ट निश्चित सा हो गया कि गाड़ी तो मारुति ही थी, तो हमने मारुति के इंजीनियर्स को बुलवाया। दिल्ली से, गुड़गांव से मारुति के इंजीनियर गए, उन्होंने जाकर हमें कंफर्म किया कि ये एक मारुति गाड़ी थी, मारुति इको व्हीकल थी, ये उन लोगों ने हमारे को बताया। लेकिन ये मारुति इको व्हीकल का हम लोग ये जानना चाहते थे कि ये मारुति व्हीकल का ओनर कौन था, वहां कैसे पहुंची वहां तक। तो इसके लिए हमें स्पॉट से कोई ऐसी चीज पार्ट नहीं मिला था जिसके बेस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका ओनरशिप को सिंपली जाना जा सकता था। वहां उसका शॉक ऑब्जर्वर का एक पार्ट मिला जिसके ऊपर एक नंबर था। तो लेकिन वो शॉक ऑब्जर्वर का नंबर कोई हर गाड़ी का इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक लॉट नंबर था। उस लॉट के बारे में मारुति वालों ने ये बताया कि ये हम अपने रिकॉर्ड से देख के ये बता सकते हैं कि ये जो शॉक ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस होता है, शॉक ऑब्जर्वर जब बन जाता है वो तीसरे दिन जैसे गाड़ी में लग जाता है, तो अप्रोक्सीमेट डेट हम बता सकेंगे कि ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेट है। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने, फिर मारुति कंपनी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने मेहनत करके ये बताया अपने रिकॉर्ड चेक करके कि कौन सी 50 गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर में उस लॉट की गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की सहयोग से, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम लोगों ने उस गाड़ी की ओनरशिप तक हम लोग पहुंच गए। ये दिखलाता है कि टेक्नोलॉजी का और अच्छे रिकॉर्ड से हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपसे, ये आपने जो बात कही बहुत अहम है, और मुझे मालूम है कि एनआईए जब जब तमाम राज्यों की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैं उनके साथ जब भी वो मीटिंग करती हैं, तो एनआईए के अधिकारी हमेशा उनको बताते हैं कि क्राइम सीन जो एनालिसिस है वो कितना अहम होता है। और हम यहाँ एक देखते हैं, लगातार देखते हैं कि खासतौर पे बम ब्लास्ट के मामले पर तुरंत वहां पे भीड़ जुट जाती है, क्राइम सीन को सिक्योर करने में दिक्कत होती है, तमाम आवाजाही होती रहती है। इस मामले में जैसे आपने वो शॉकर के बारे में बताया, इसका मतलब ये है कि ये एक बार फिर इस बात को अंडरलाइन करता है कि क्राइम सीन का एनालिसिस किसी भी घटना की, खासतौर पर टेरर का, किसी भी अपराध के जांच में कितना मददगार होता है। नहीं, ये देखिए, किसी भी हर इन्वेस्टिगेशन की हम लोग एक लर्निंग मानते हैं, और जो भी हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन से जो भी हम सीखते हैं, ये सब हम एनआईए डिफरेंट स्टेट एजेंसीज की एंटी टेरर स्क्वाड्स की रेगुलरली ट्रेनिंग करती रहती है, उनकी ब्रीफिंग करती है, और उसमें इस तरह की हमारी जो जानकारियां हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, वो हम लोग नॉर्मली शेयर करते हैं डिफरेंट एंटी टेरर एजेंसीज को, हम लोग सेंसिटाइज करते हैं। और ये तो देखिए एक स्टैंडर्ड बात है किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, जो क्राइम सीन को सिक्योर किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। परंतु ये एक नॉर्मल हमारी एक प्रॉब्लम है हमारी। हम लोग जहां भी कोई घटना होती है वहां लोकल पुलिस को बहुत प्रयास करना पड़ता है कि वहां भीड़ इकट्ठी ना हो
और क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना करे। स्पेशली इस टाइप के केस में तो एक और समस्या थी कि हमारी टीम्स को काम करने में हमें इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत रहती थी, चिंता थी कि क्योंकि वो एरिया उन दिनों टेररिज्म से बहुत अफेक्टेड था और कहीं भी दूसरी स्टेट्स के एक्सपीरियंस हैं कि एक घटना के बाद तुरंत दूसरी घटना उसी स्पॉट पे हो जाती है, उन लोगों को जान खतरे में पड़ जाती है, इन्वेस्टिगेटर्स की जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सेंट्रल फोर्सेस का बहुत सहयोग मिला हमें, जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत सहयोग मिला और उसके सहयोग से ही एनआईए इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर पाई। परंतु उस समय ये एक ब्लाइंड केस था एक बार और फिर बड़ी आपको कठिनाई रोकूंगा। थी। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी जो हैं वो 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और असम मेघालय कैडर से ताल्लुक रखते हैं। उस वक्त आईपीएस में आए थे जब जब असम में अशांति का माहौल था। तो मोदी जब बात करते हैं कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काम करना, तो ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एज ए यंग एसपी, एएसपी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके उस संदर्भ में वो ये बात कर रहे हैं कि जब वो लेथपुरा में, अवंतीपुरा के पास लेथपुर, जहां पे ये पुलवामा का ये जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, वो भी एक किस्म से ऐसा ऐसा टेरेन था, ऐसा ऐसा इलाका था जहां पे आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत थी। सर। तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जो प्रोफेशनलिज्म है हमारी टीम्स का, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिना किसी घबराहट के बिल्कुल निडरता से वो लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी जीवन को भी कोई खतरा ना हो, उनकी भी सिक्योरिटी बनी रहे और साथ में इन्वेस्टिगेशन कंप्रोमाइज ना हो। इस केस में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो सुसाइड बॉम्बर था वो स्वयं मारा गया। उसकी डेथ के बाद तो हमारे को बिल्कुल नए सिरे से एक तरह से काम करना था। ये कंफर्म हो गया कि सुसाइड बॉम्बर कौन था, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स मिले थे हमने उसे डीएनए टेस्ट करवा के और उसके परिवार के लोगों से डीएनए मैचिंग करवा लिया था। और लेकिन उसके बाद मैं इस आपको केस में हमें लीड, माफ कीजिएगा सर, दो सवाल हैं। पहली बात तो यह कि जो ये एनआईए की टीम थी, ये दस्ता कितना बड़ा था? आपने एक कोई खास टीम बनाई होगी इस बारे में जांच के लिए, पुलवामा के हमले की अहमियत को देखते हुए और उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए। वो कितनी बड़ी टीम थी? और दूसरी बात यह है कि ये जो सुसाइड बमर है उसका तो आपको वीडियो मिल गया था, तो उसकी परिवार की पहचान, वो उसमें कितना वक्फा लगा, कितनी जल्दी हो पाई, या उसमें भी कोई दिक्कत आई? नहीं, देखिए, टीम का एनआईए कोई एक तरह से इस तरह नहीं होता है कि कोई हमने 5 आदमी की टीम बना दी, 10 आदमी की टीम बना दी। हम लोग सबसे पहले एक आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हम ईयर मार्क करते हैं। वो एसपी रैंक का अफसर हो सकता है, वो डीएसपी रैंक का भी अफसर हो सकता है। इस केस में जो हमारा एसपी जम्मू थे, हम लोगों ने उन्हीं को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया और उसके साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से साथ साथ हमारे आदमी जाते रहते थे। तो किसी समय वहां 20 आदमी भी हो सकते हैं उस केस के लिए, किसी समय 10 भी हो सकते हैं, किसी समय 25 भी हो सकते हैं। लेकिन कोर टीम इस तरह के केस के लिए 10-12 लोग होते हैं जो वो सिर्फ इसी केस पर काम करते हैं। बाकी जो है हमारी टीम जो है असिस्टेंस के लिए जाती रहती है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट केस था जिसमें हमारे डीआईजी, आईजी और मैं स्वयं इस केस में रेगुलरली ही हम लोग इस केस को डिस्कस करते रहते हैं और जो जो भी अप्रोप्रिएट आदमी थे, जिनकी भी रिक्वायरमेंट थी, उनको हम लोग भेजते रहे। तो जहां तक टीम की साइज का है, साइज के बारे में तो मैं ये कहा करता हूं कि किसी केस में एनआईए की एक केस में किसी मौके पर 100 आदमी भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सारे
देश से लोगों को बुला बुलाकर हम लोग अपनी टीम्स को, बड़ी टीम को समय समय के अनुसार, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एक मामले में हमने श्रीनगर जेल में सर्च की थी। तो उसमें जहां तक मुझे अब पड़ता है कोई 200 के आसपास आदमियों के ने उस सर्च में शामिल किए गए थे। तो इसलिए साइज इस केस में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इस केस में इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितनी हमें उस समय पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे जरूरत है। और ये तो इतना बड़ा केस था कि इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया और रेगुलर डिस्कशंस होती थी। इवन हम लोग, चाहे वो आईजी उस केस से कनेक्टेड हो ना हो, तब भी हम लोगों ने बड़ी डिस्कशन बैठकर आपस में की, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इस केस में लीड मिल सके और हम लोग इस काम में सक्षम हो सके। सर, इस बारे में राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा था और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, और राजनीतिक तौर पर भी आपको इसमें इसमें फाइनली जो है वो एनआईए की एक जवाबदेही है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को जानकारी देने की। तो होम मिनिस्टर के लेवल पर उसमें कितनी मीटिंग होती थी, कितनी कितनी बार आपको अपडेट करने के लिए, कितने कितने दिन में या कितने वक्फे में आपको लगातार अपडेट करने के लिए दिया जाता था, टाइम दिया जाता था? देखिए, एनआईए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और मैं इस बारे में बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एनआईए को पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उनका भी उतना ही पूरा विश्वास है। और देखिए, जहां तक ब्रीफिंग की बात है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट होम मिनिस्टर जो है वो तो बड़े हैंड्स ऑन आदमी हैं। वो हर चीज में इतना गंभीरता से इंटरेस्ट लेते हैं, और जिस जिस सपोर्ट की भी जरूरत होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए ये इस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता कि किस तरह की कितनी ब्रीफिंग हुई, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ से पूरा सपोर्ट था, और जो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उन सब में पूरा किया गया। उनकी तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं थी। उनकी तरफ से तो सिर्फ एक ही आदेश था कि आप लोग प्रोफेशनल ढंग से काम करें और अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें और जल्दी से जल्दी इस केस के कल्प्रिट्स को पकड़ें। सुसाइड बमर का वीडियो सामने आ गया था, तो उसकी पहचान जो है वो एकदम पुख्ता रहे, तो उसके लिए एनआईए ने क्या कदम उठाए? देखिए, सुसाइड बम के बारे में जानकारी तो वीडियो से मिल गई थी, लेकिन हम लोग ये कंफर्म करना चाहते थे कि यही सुसाइड बॉम्बर है, और उसी के फिर, ताकि हम उसके एसोसिएट्स और साथियों पर कंसंट्रेट करें और इस केस को खोलें, सारी कॉन्स्पिरेसी को हम अनलेवल करें। तो इसलिए उसके परिवार के साथ जो है उस सुसाइड बॉम्बर के जो शरीर के अवशेष मिले थे, उनसे हम लोगों ने मैच करवाकर ये कंफर्म हो गया कि यही सुसाइड बॉम्बर था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी इस केस में कि ये एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जानकारी नहीं थी कि सुसाइड बॉम्बर के कौन साथी थे, कहां से एक्सप्लोसिव आया, कैसे उन लोगों ने उस एक्सप्लोसिव को कलेक्ट किया, उसको किस तरह से इस गाड़ी को इस दुस्साहसी कदम के लिए तैयार किया गया। तो वो सारी चीजों पर हम लोगों को काम करना जरूरी था। तो इस पर शुरू में हम लोगों ने जितने भी नॉन एसोसिएट्स थे उस सुसाइड बॉम्बर दार के, तो उनसे हम लोगों ने बातचीत की, इंटरोगेट किया, लेकिन कोई भी इस तरह का इफेक्टिव लीड हम लोगों को नहीं मिल रहा था जिससे हम लोग इस केस को खोल सके। लेकिन हम लोगों का एक एनआईए की एसोसिएशन रहती है, जब भी कोई
ये दुर्दांत आतंकवादी मारा जाता है या पकड़ा जाता है। जो मारा जाता है तो उसके पास से जो भी सामान मिलता है, जो भी उसका टेलीफोन मिलता है, उनको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करने का प्रयास किया जाता है। और जो भी कोई आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं उनको भी हम लोग इंटेरोगेट करते हैं। हमारी टीम स्टेशनड है जम्मू में, कश्मीर में, और वो फिर उसके एनालिसिस के बेसिस पर उसको हम हमारे एग्जिस्टिंग केसेस, जो केसेस एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनमें उनका क्या रोल हो सकता है, उस पर काम किया जाता है। तो इस केस में भी आप समझ सकते हैं कि 14 फरवरी की घटना है और उसके बाद साल भर तक लगभग हमारी टीम काम कर रही थी। मैं भी रेगुलर उसका रिव्यू लेता था कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन एक स्टेज पर आकर हम लोगों को एक तरह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि हम लोग इस केस की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर यहाँ और आपको एक रोकना चाहूंगा। उस वक्त तक जब आप कह रहे हैं कि कोई लीड डेवलप नहीं, उस वक्त ऐसी पुख्ता लीड नहीं मिली थी जिससे आप जांच को आगे बढ़ा सके, उस वक्त तक गाड़ी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, मारुति इको, जिसका सुसाइड बमर ने इस्तेमाल किया था। वो किस तरीके से सुसाइड बमर के हाथ में पहुंची वो एनआईए ट्रैक कर चुकी थी। और सुसाइड बमर के अलावा उसके उसके जो परिवार से उसका डीएनए का मिलान हो चुका था। अब उसके बाद जांच को आगे बढ़ाने में वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, गाड़ी कैसे वहां पहुंची ये हमने ट्रैक कर ली, लेकिन ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी। अगर आप इसको देखें, इससे हमारे को इन्वेस्टिगेशन तक जो कल्प्रिट को जो हमें पकड़ना है वहां तक पहुंचने में हमें कोई उससे विशेष मदद नहीं मिलती है। हमारा आइडिया तो ये है कि इस दुर्घटना इस आतंकवादी घटना करवाने में किसका रोल था, कौन उसके मास्टरमाइंड थे। देखिए, ये हम सब लोगों का मानना शुरू से था कि जिस तरह से ये काम हुआ, ये इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को सिर्फ सस्पिशन के आधार पर नहीं कह सकते। हम लोगों की तो ड्यूटी थी कि उसका एविडेंस कलेक्ट किया जाए, और जो जो भी आदमी थे उनके पास पाकिस्तान से वो कैसे आए, कैसे उनके पास पैसा आया, किस तरह से पाकिस्तान से क्या क्या सामान आया, और पाकिस्तान से कैसे एंटर किए, ये सारी की सारा काम हम लोगों को करना था। और उसके लिए हमारी टीम्स रेगुलरली ही प्रयासरत थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के टच में थी। डिफरेंट आतंकवादी जो पकड़े गए दुर्घटनाओं में, जो मारे गए, उन सब का भी हम लोगों ने रेगुलर एनालिसिस किया, और उसी के बेसिस पर हम लोग को आगे बढ़ना था। और फाइनली हम लोग जो है इस केस में उसी तरह से काम करते हुए, प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए ही एनआईए इस केस में आगे बढ़ी। और दिक्कत इस केस में क्या थी कि आतंकवादी रेगुलरली मारे जा रहे थे, पुलिस एनकाउंटर्स में मारे जा रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक हम लोगों को कोई जिंदा आतंकवादी ना मिले, या इस तरह का पुख्ता एविडेंस ना मिले जिसके बेस पे हम लोग ये कह सके कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इसमें कौन कौन आदमी शामिल है। बिकॉज किसी भी मामले में हम लोगों को तो कोर्ट में कंप्लीट स्टोरी देनी पड़ती है एविडेंस के साथ। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जनवरी महीने तक, जनवरी 2020 तक हम लोगों के पास उस तरह का पुख्ता एविडेंस नहीं था कि इसमें, इस केस में कौन शामिल है। हमने बहुत लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत लोगों से बातचीत की, लेकिन हम लोग किसी भी कंफर्म्ड
नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे। ये जनवरी 2020 में हम लोगों ने, इनफैक्ट मैंने जम्मू में जाकर विजिट किया और सारी टीम के साथ बैठकर फिर दोबारा रिव्यू किया कि इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स और लेने हैं। और इंसिडेंटली कुछ दिन पहले वहां एक लंबू नाम का आतंकवादी था जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, और उसके जो फोन और दूसरा सामान रिकवर हुआ था वो हम लोगों को मिला। और हम लोगों ने जब उसको एग्जामिन किया, एनालाइज किया, तो हमने मिला कि ये तो यही आदमी है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है और इस घटना का मास्टरमाइंड है। उसके टेलीफोन से हम लोगों को इतने जबरदस्त लीड्स मिले और जिसके बेसिस पर आगे काम करने के बाद एनआईए ने सारे केस को खोला। इस केस में हमारे पास इस बात का भी रिकॉर्डेड एविडेंस आ गया कि उन लोगों ने पाकिस्तान से कैसे एंटर किया, पाकिस्तान से कितना वो आरडीएक्स वो अपने साथ लेके आए थे, और फिर उस आरडीएक्स के साथ लोकली उन लोगों ने कहां से दूसरा मटेरियल कलेक्ट किया और उस मटेरियल को जोड़कर किस तरह से ये इस गाड़ी को तैयार किया जो सुसाइड बॉम्बर ने हिट करके और जिसको सुसाइड बॉम्बिंग में इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से ये इतनी दर्दनाक घटना का वो लोग अंजाम दे पाए। सर, मैं आपसे इस मुद्दे पर, ये आपने कहा कि जो मुझे समझ में आया कि 3 अहम सुराग जांच की शुरुआत में, वो शॉकर मिलना जिससे ये पहचान हुई मारुति इको है, उसके बाद वीडियो से सुसाइड बॉम्बर की पहचान होना, उसके एसोसिएट्स की पहचान होना, उसके परिवार की पहचान होना, ये फरवरी 2019 के शुरुआत में ही हो गया। उसके बाद ये इतना लंबा वक्फा जो है, ये आतंकवादी के एनकाउंटर में मरने के बाद जो है वो सारी की सारी डिटेल सामने। तो ये 3 अहम मोड़ थे जहां पर जांच को आगे बढ़ाने में, आपको तीसरा ये मोड़ था जांच का जिसमें जांच जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। आपने बताया कि वो किस तरह उसके फोन से जो सुराग मिले, क्या उस पर आप और जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, उसके फोन में हम लोगों को, देखिए मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी आदमी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो जैसे जैश मोहम्मद है, ये पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं और उनको डिफरेंट स्टेजेस पर पैसे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी काम का एक माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन पूरा होने पे वो जो जिसने वो काम करवाया है उसकी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, उसका एविडेंस भेजना होता है। तो उस फोन में इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेजी और जिसके बेसिस पर उनको और फंडिंग मिलती थी, उनके परिवार तक के पास पैसा पहुंचाया जाता था। क्योंकि आईएसआई भी इन आतंकवादी ग्रुपों को ऐसे नहीं कि एक मुश्त पैसे दे देती है कि आप 2 करोड़ रुपए ले जाओ और ये घटना करो। वो डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो पैसे मिलते हैं। तो इसलिए उस फोन में वो लोग हर चीज की रिकॉर्डिंग करते थे। जैसे ही वो इंडिया में एंटर किए तो एंट्री की उसमें रिकॉर्डिंग है, जब उन्होंने गाड़ी तैयार कर ली तो उस गाड़ी की रिकॉर्डिंग है, जब वो इकट्ठे हो गए तो उसकी इकट्ठे होने की रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, काफी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल थी। लेकिन अफसोस की बात, मतलब अफसोस क्या कहेंगे, उसमें दिक्कत ये थी कि हमारे लिए कि उनमें से ज्यादातर आतंकवादी जो उस घटना में शामिल थे वो डिफरेंट एनकाउंटर्स में मारे जा चुके थे। तो इसलिए हमारे पास
बचते थे दो तरह के लोग, जिन लोगों ने यहाँ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, सामान इकट्ठा करने में, ठहराने में, या फिर पाकिस्तान में बैठे उनके जो आका हैं, वो जो जैश की लीडरशिप है, उन वो थे। तो हम लोगों ने फाइनली जो इंडिया में बैठे लोग हैं, जो उनके इंडिया में एसोसिएट्स हैं, उन सबको इंटेरोगेट किया, और जो जो भी लोग पकड़े जा सकते थे, जैसे जिसके घर में बैठकर इन लोगों ने गाड़ी को तैयार किया, जिसके यहाँ वो लोग रुके, जिसके यहाँ दार ने, सुसाइड बॉम्बर ने अपनी वीडियो बनाई, तो वो सारा उन सब लोगों को हमने अरेस्ट किया। इस केस में कुछ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, शायद अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट जो जहां से उन्होंने प्रोक्योर किया था, उन लोगों को हमने ढूंढा। कुछ सामान, कुछ तारें, बिजली की तारें अमेज़न पे मंगवाई गई थी, उन सबको हम लोगों ने पकड़ा और उन लोगों को इंटरोगेट किया, और एक एक लिंक को, इस केस के लिंक को जोड़ा, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठे थे उनके खिलाफ भी एडिक्वेट एविडेंस कलेक्ट किया, और सारे केस को फिर इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके चार्जशीट के लिए तैयार किया। तो मोदी साहब, ये बहुत ही अहम बात आप जो है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में हमें ये पूरी की पूरी पुख्ता जानकारी थी कि ये हमला उसी ने करवाया है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में बहुत दफा ये डाउट रहता है कि क्या भारत जो है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रति हॉस्टाइल रहा है, इसलिए भारत हमेशा इल्जाम लगाता रहा है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि तमाम सबूतों के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, बहुत बहुत पुख्ता शक होने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात मानने से, खासतौर पर 9/11 से पहले, अमेरिका में 9/11 के हमले से पहले इनकार कर देती थी। तो उसके बाद से हमने लगातार कोशिश किया, हिंदुस्तान की सरकार ने, और जब एनआईए का गठन हुआ, कि किस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब किया जा सके, एक एक तार जो है उसका सिलसिला जो है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा सके। हमने 26/11 के हमले की जांच देखी, जिसमें पूरा पूरा पाकिस्तान बेनकाब हुआ, और उसके बाद हमने पुलवामा का देखा, पठानकोट का भी हमने मामला देखा हमले का। तो पुलवामा के हमले में आप कह रहे हैं कि जनवरी 2020 में आपके पास वो सबूत आ गए जो ये साबित करते थे कि ये सारी साजिश पाकिस्तानी ऑपरेटिव और उसके जो आका बैठे हुए थे जैश-ए मोहम्मद में, और जैश-ए मोहम्मद का जो आका है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, उन्होंने मिलकर रची थी। ये सारे एविडेंस एनआईए के पास आ गए। बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने इतना कंफर्म्ड एविडेंस जो है इंटरनेशनल एजेंसीज को भी दिया, और आपको ध्यान होगा कि FATF ने भी इस बात का संज्ञान लिया कि जो एविडेंस हम लोगों ने दिया है, ये देखिए पॉलिटिकल कारणों से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से वो किसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं वो तो एक अलग मामला है, लेकिन मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि एज एन इन्वेस्टिगेटर कि हम लोगों ने बहुत इफेक्टिव एविडेंस पाकिस्तान में बैठे जैश की लीडरशिप और उनके कनेक्शंस के इन लड़कों के साथ वो हम लोगों ने दिए, और जिसपे मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग FATF ने विश्वास भी किया। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की और उसकी जांच की, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने की थी, और उस वक्त NIA को हेड कर रहे थे YC मोदी। मोदी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम इससे पहले 2 पार्ट में उनसे हम जान चुके हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन NIA के हवाले की और शुरुआती जांच में क्या चुनौतियां आई, और उसके बाद कैसे एक क्लू आया डेड टेररिस्ट के मोबाइल फोन से, जिसने उसके बारे में काफी सारे पाकिस्तान के लिंकेजेस जो हैं वो जाहिर कर दिए।
लेकिन जब तक ये जांच आगे बढ़ती, इस बीच कोविड आ गया। कोविड अपनी चुनौतियां लेकर आया। तो हम मोदी जी से जानेंगे कि सर, जैसे आपको लगा कि जांच जो है अब थोड़ी तेज गति पकड़ेगी, उसी वक्त कोविड आ गया। तो कोविड की क्या चुनौतियां थी आपके इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, और जांच पे उसका कितना फर्क पड़ा? देखिए, कोविड की अपनी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कोविड की वजह से मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी। हमारे लिए सर्चेज करना बड़ा कठिन था, क्योंकि जब भी हम लोग अपनी टीम को सर्चेज के लिए भेजते थे, उसके बाद वापस लाकर उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ता था। और हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, हैदराबाद ब्रांच एक समय पर हमारी पूरी की पूरी कोविड अफेक्टेड थी। लकीली जम्मू ब्रांच में उस तरह की प्रॉब्लम कम आई, लेकिन फिर भी हमारी टीम्स को बहुत सतर्क रहने की जरूरत थी। और हम लोग इतनी फ्रीली नहीं घूम पा रहे थे, ना लोगों को बुला पा रहे थे, क्योंकि बुलाने की अपने चैलेंजेस थे। और लोग जो है इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, हमारे को मना करने के लिए भी कोविड का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हमारी टीम्स ने फिर भी, क्योंकि एक हमारे यहाँ टाइम लाइन्स होती हैं, हमारे यूएपीए में एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे को केस को कंक्लूड कर चार्जशीट डालनी होती है, जब भी हम किसी एक्यूज को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से कोविड की परवाह ना करते हुए हमारी टीम्स ने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम किया और समय पर चार्जशीट डालने में सफल हुए। सर, पाकिस्तान के रोल के बारे में कुछ आप हमें बताइए, क्योंकि आपने हमें बातचीत के दूसरे चरण में बताया था कि किस तरीके से बाद में हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की नकेल कसने में इस जांच से मदद मिली। तो किस तरीके से पाकिस्तान के लिंकेजेस जो है वो एकदम क्लियर हुए? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात, शायद मैंने पिछली बार भी बात की थी, कि जो एक्यूज किसी भी, जो ऑपरेटर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम करते हैं, तो उन्हें अपनी प्रोग्रेस टाइम टाइम पर अपने अकाउंट को, जो उनका जो रन करता है, उस ऑपरेटर को, जो उसका मास्टरमाइंड होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिशियल, उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तो इस टेलीफोन से, जो टेलीफोन में, मोबाइल में जो हमें डाटा मिला, उस डाटा में क्लियर कट डिफरेंट माइलस्टोन्स कि कहां तक वो पहुंच गए हैं इस ऑपरेशन में, उन लोगों ने कहां तक काम कर लिया है। जैसे जब उनकी एंट्री हुई इंडिया में, उसकी फोटोज, और जो गाड़ी बन गई उसकी फोटोज, और साथ में वो कम्युनिकेशन जिसके हिसाब से उन्होंने आईएसआई को, ऑपरेटर को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को इतना पैसा दे दिया जाए। इस तरह का सारा एविडेंस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ गया, और जिसको जो है एक बिल्कुल क्लियर कट प्रूफ था पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का। और ये सारी जो भी हमारे पास एविडेंस आया था, वो हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भारत सरकार ने शेयर किया, और उसी वजह से पाकिस्तान को ये प्रूव हो चुका, ये हम लोग प्रूव कर पाए कि पाकिस्तान की इस मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, और पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव भी इसी वजह से पड़ा। सर, जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ और उसमें सुसाइड बमर का वीडियो आ गया, तो हमारी सरकार के मन में कोई शक व शुबा नहीं था कि ये काम पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। और उसी के बाद जैश ए मोहम्मद को सजा देने के लिए बालाकोट में जो उसका कैंप है, वहां पर हमला किया गया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों को सजा देने का काम तो हो गया, लेकिन एनआईए की जांच क्यों इतनी अहम थी? हमने पाकिस्तान को सजा दे दी, लेकिन एनआईए को वो सब लिंकेजेस क्यों कनेक्ट करने थे जिनकी तार सीधा जैश ए मोहम्मद तक, मौलाना मसूद अजहर तक, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक जुड़ती थी? वो किस वजह से अहम था? देखिए, आपको जानकारी है नहीं है मैं नहीं जानता,
एनआईए ने इस केस में 19 एक्यूज को चार्जशीट किया था। 19 में 7 तो जो मारे जा चुके थे और 7 जिनको हमने अरेस्ट किया था, और 5 जो है इनके आका जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन सब 19 के 19 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करें। और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन कच्ची पक्की नहीं होती है। हमारा देखिए, वो एक भारत सरकार का अपना पॉलिटिकल लेवल का डिसीजन है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, बालाकोट पे अटैक किए, लेकिन सवाल जो है हमारा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेट करना, एविडेंस कलेक्ट करना और मुजरिमों को कोर्ट तक पहुंचाना। तो हमने जितना एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते थे वो कलेक्ट करके कोर्ट में भेजा, और जो 5 आदमी पाकिस्तान में हैं, अब तो इन एब्सेंशिया ट्रायल का भी प्रोविजन नए सीआरपीसी में आ गया है। और मैं नहीं जानता कि पिछले जो उन 5 लोगों पर इन एब्सेंशिया ट्रायल की जा सकती है, लेकिन जो नए कानून के हिसाब से तो अगर ऑफेंस नए कानून के लागू होने के बाद आता तो इन एब्सेंशिया ट्रायल भी हो सकती थी। तो मैं ये समझता हूं कि वो 5 लोग जो पाकिस्तान में हैं, जिनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, भविष्य में कभी मौका लगने से अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी ट्रायल फेस करनी होगी। तो मैं समझता हूं कि एनआईए ने एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना पूरा रोल मुस्तैदी से किया।